ओके। तो आज यार हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग और वेज प्रॉब्लम्स। तो ये एक हमारा सीरीज चल रहा है, वीडियो सीरीज, जहां पर हम लोग 4-4 मिनट में आपको बेस्ट कंसेप्ट्स आपको पढ़ा रहे होते हैं। इसमें सीरीज में मैंने ऑलरेडी स्क्रू गेज का एक वीडियो कर दिया है, वर्नियर का कर दिया है। अभी उसके आगे वेक्टर करना चाहिए था या फिर प्रोजेक्टाइल करना चाहिए था, अभी वो दोनों वीडियोस हमने स्किप करके एक बार ये स्ट्रिंग और वेज प्रॉब्लम्स पे आ गए। क्यों? क्योंकि कई यार बच्चे यही पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग और वेज प्रॉब्लम्स में हम ज्यादा फंस रहे हैं अभी। तो प्रोजेक्टाइल इसके बाद आ रहा होगा, अभी पहले हम लोग ये स्ट्रिंग एंड वेज प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने जरूर पढ़ा होगा आई गेस। तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है, जैसे इस तरीके का वेज होता है, इसमें कुछ बॉक्स वगैरह रखा है, इसे कैसे फोर्स बैलेंस करनी है। और 2-3 केसेस होते हैं स्ट्रिंग के भी। स्ट्रिंग में हम लोग मूवेबल पुली भी देख लेंगे और कैसे हम लोग पुलिस को टैकल कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप आराम से पुलिस के क्वेश्चन भी टैकल कर सकते हो और साथ में वेज के क्वेश्चन भी टैकल कर सकते हो, और अगर दोनों मिलके आ जाते हैं तो भी आप टैकल कर सकते हो। इसके अलावा यार ये जो वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके जेई मेंस में आना ही आना है, 100% इसके चांस है कि ये आना ही आना है। तो इसको यार प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और मुझे मालूम है कि तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे शायद अभी क्लिक कर दो और फिर देखो ना एंड तक, अभी आलस खा जाओ थोड़ा सा। लेकिन जैसी मौका मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, इसको देखना जरूर, ठीक है? क्योंकि ये आपका हो सकता है कि 4 मार्क्स आपके यहाँ से गारंटी करा के जाएगा। और ये सीरीज की ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने। तो इसमें मैं अराउंड, जब तक जेई मेंस आएगा तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 50 to 60 वीडियोस कर दूं। और हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो कंसेप्ट बताया जाए जो डायरेक्टली जेई मेंस के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। चलो शुरू करते हैं। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यार, ये जो तुम्हारा वेज होता है ना, वेज क्या होता है, ये इस तरीके का होता है। वेज जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज वेज। ठीक है, इसके ऊपर कोई सवाल किस तरीके से आता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एलएम वाले चैप्टर में बहुत बार देखते हो। इस तरीके का होता है, यहाँ से ये स्लाइड कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल में दो चीज हो सकती है, या तो ये स्मूथ हो सकता है, ये वाला जो आपका स्लाइडिंग वाला पार्ट है ये स्मूथ हो सकता है। अगर ये स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन ऑब्वियसली नहीं है, तब तो एक ही फोर्स लग रहा होगा। और अगर ये स्मूथ नहीं होता है तो पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स और लग रही होती है। तो अगर जैसे मान लो ये वेज है और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक आप देख सकते हो, ठीक है। ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे दो तरीके के फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फोर्स है वो होता है ग्रेविटी, ठीक है। दो तरीके के फोर्सेस नहीं है, फोर्सेस तो एक ही है, वो दो कंपोनेंट्स है। तो ग्रेविटी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगेगा। देखो एक चीज याद रखो हमेशा, जैसे भी कैसे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे 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 कैसे भी रखा है, ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स ही रखता है। तो ये आपका जो जी है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स इस तरीके से लग रहा होता है। अब अगर मान लो ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री करते हो, तो अगर इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूरा 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये इस तरीके का केस आ गया कि ये हमारा जी है और ये हमारा थीटा है, राइट। तो फिर ये वाला जो ये जो वाला कंपोनेंट हो गया, ये हो गया हमारा जी कॉस थीटा, जो कि वेज के परपेंडिकुलर है। और वेज के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो गया, जी साइन थीटा, ठीक है। कंपोनेंट अगर आपको करने आते हो तो एक बॉक्स पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो बॉक्स पर जो पैरेलल फोर्स लग रहा है विच इज दैट इज जी साइन थीटा, और जो बॉक्स पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रहा है दैट इज जी कॉस थीटा। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। अब ये काफी बच्चों को मालूम होगा, बच्चे कहेंगे क्या बोरिंग चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन बहुत बेसिक से लेके हम आपको दिखाते हैं इससे कठिन से कठिन सवाल कैसे आप बना सकते हो, और अभी आपको जे एडवांस का क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो, चलो, अब अगर मान ली फ्रिक्शन का केस होता है ना, जैसे मान ली फ्रिक्शन का केस होता है, तो बस क्या चेंज आ जाता है इसमें वो भी आपको दिखा देते हैं। देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इस तरीके से जी साइन थीटा एस्केलरेशन आपका लग रहा था। अगर हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स का लग रहा था, तो ये तो एस्केलरेशन था जी साइन थीटा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मास से, तब आपका फोर्स आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर एम जी कॉस थीटा लग रहा था वेज के परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली एम जी, सिंपल एम जी लग रहा होगा, जिसके कॉम्पोनेंट हमने तोड़े एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से जब वेज स्लाइड हो रहा होगा तो इसके पीछे बिल्कुल ही पीछे इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, अगर आपके थोड़े से कंसेप्ट में क्लियर करूं, तो फ्रिक्शन की पहली डेफिनेशन होती है कि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स विच अपोजेज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अगर रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन जो है उसका उल्टा लगेगा। तो अगर रिलेटिव मोशन आप देख सकते हो, अगर नीचे ऑब्जेक्ट को पुल करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, इसका उल्टा लगेगा। तो फ्रिक्शन हमारा कैसे लिखते हैं हम लोग, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, अब एन क्या है भैया, एन होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मेरे वर्ड्स का बिल्कुल ध्यान देना है आपको, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द बॉक्स नहीं, परपेंडिकुलर टू द वेज नहीं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मान ली सरफेस आपका इस तरीके का है, कर्व्ड है, और आप इस तरीके से रख रहे हो, तो भी हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहेगा, ठीक है। इसको अच्छा एक मतलब यहाँ पे डाउट आ सकता है कि मान लो इस तरीके का गोल सरफेस है, और मान लो हमने यहाँ पर कोई बॉक्स रख रखा है, अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा।
तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा परपेंडिकुलर टू वेज, लेकिन वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मान लिया आपने सर्किल पूरा कर लिया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर से पास होना चाहिए, इसके सेंटर से पास होना चाहिए। आगे हो सकता है इस तरीके की सवाल आपके आ जाए, तो आप ऐसे नॉर्मल रिएक्शन निकालते हो। तो देखो मैं अब देख रहा हूँ किस तरीके से मैं पीछे के भी सारे कंसेप्ट आपके लेता चल रहा हूँ, ठीक है, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको एंड तक देखो, हो सकता है आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का मेजर पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाए। तो अब ये थीटा एंगल है ऑब्वियसली, तो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर हमारे 3 केसेस बनते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे पीछे तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आगे की साइड क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, राइट। और परपेंडिकुलरली न्यूटन लॉ वो सॉरी ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे का लग रहा है एम जी कॉस थीटा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। चलो अब देखते हैं आगे। देखो अगर फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन ने एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लिया, यानी अगर मान लो फ्रिक्शन पीछे की साइड जो लग रहा था, इसमें आगे की साइड एम जी साइन थीटा था, अगर इसने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तो फिर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि इसमें नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, देखो एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर आपका नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अगर आपका एफ नेट जीरो होता है बेटा, ठीक है, तो एस्केलरेशन भी जीरो होता है। उस केस में दो केसेस बनते हैं, ये नहीं एस्केलरेशन अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट रुका ही होगा, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तभी एस्केलरेशन जीरो है। क्योंकि एस्केलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई डी। तो अगर डीवी जीरो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो भी तो एस्केलरेशन जीरो है ना। तो एस्केलेशन जीरो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा केस होगा, देखो ये तो आपका हो गया म्यू इंटू एन, क्योंकि एन एम जी कॉस थीटा के बराबर था। भैया कैसे था, अरे यार ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या, देखो ये एन है, ये एम जी कॉस थीटा है, इस तरीके से लग रहा था ना। अगर आप फोर्स बैलेंस करोगे सारे के सारे, तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा है, तो ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है ऊपर नीचे, तो एन जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो ये तो आपका फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर आ गया। एम जी साइन थीटा क्या है, एम जी साइन थीटा इज अ फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है, जो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा था, जो ये फोर्स आपका लग रहा था ना एम जी साइन थीटा, ये ठीक है। तो ये और फ्रिक्शन जब बराबर हो जाएंगे, उसी केस में तो ऑब्जेक्ट जो है वो नेट फोर्स जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना। चलो उसके अलावा अगर कोई केस होता है, जैसे आपको दिया जाए कि ऑब्जेक्ट जो है कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मान लो कुछ एक्सेलरेशन 5 से मूव कर रहा है, तो फिर उस केस में फिर आप इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, फिर उस केस में आप इक्वेशन बनाओगे, वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा आगे। चलो अब स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। जैसे मान लो आपको स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स दी होती है ना, स्ट्रिंग मतलब जैसे स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग यानी रस्सी। अच्छा एक चीज हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहने वाली है, स्ट्रिंग हमेशा ऐसे स्लैक नहीं हो जाएगी, ठीक है, मतलब ऐसे ढीली ढाली नहीं हो जाएगी, हमेशा टाइट रहने वाली है। ठीक है, चलो तो दिस इज स्ट्रिंग पे हमेशा एक चीज याद रखो, एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। आप अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अगर आप बैठे हो, तो आपको अगर टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, तो अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट पे बैठे हो, जो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे बैठे हो, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के ऊपर छतरी खोल दो। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने छतरी खोली है, और छतरी आपने इस तरीके से खोली, तो ये देखो ये इस तरीके से टेंशन हो गया। अगर आप इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे, आपने यहाँ से छतरी खोली, तो यहाँ पे छतरी खुली होगी, तो ये टेंशन हो गया। तो हमेशा ऑब्जेक्ट पे बैठ के छतरी खोल देना है, तो आपका टेंशन आ जाता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे टेक्निक लिख भी रखी है। तो यहाँ पर जैसे ये वाला केस है कि 2 kg का एक ब्लॉक है और एक 4 kg का ब्लॉक है, और ये नीचे की साइड मूव कर रहा है, नीचे की साइड मूव कर रहा है, तो नीचे की साइड एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन बनाने का मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट पर आपको फोर्स लिख लेना है कि क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg के ब्लॉक पे इधर की साइड टेंशन लग रहा था, और इधर की साइड में एक्सेलरेशन लग रहा था। ठीक है, खाली दो ही फोर्सेस लग रहे थे, बाकी तो एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एमजी लग रहा था, लेकिन ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसमें इतना कोई फायदा, इतना कोई काम की चीज है नहीं हमारे। तो अगर आप देखोगे तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी, टेंशन टेंशन इक्वल टू एम ए हो गया। क्यों हो गया भैया, देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलरेशन, ये लिखना है आपको, ये इक्वेशन बनानी है, इसलिए हमेशा याद रखो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलरेशन, ये इक्वेशन बनानी है आपको। ठीक है, तो इसका एस्केलरेशन अगर 2 kg ब्लॉक का ए है, तो यहाँ पर कौन सा एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, तो नेट फोर्स क्या हो गया, टेंशन मास इंटू एस्केलरेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर हम बी ब्लॉक पे आए, बी ब्लॉक पे आए, अब बी ब्लॉक पे देखोगे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन का फोर्स लग रहा है ऊपर, और एक 4g जो कि इस ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है नीचे, और एस्केलरेशन इसका नीचे लग रहा है, एस्केलरेशन इसका नीचे रख रहा है। अच्छा अब एक चीज होगी भैया, हम कौन सा, अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे नेट फोर्स लिखेंगे, तो टी माइनस फोर जी लिखेंगे, टी माइनस फोर जी लिखें कि 4g माइनस टी लिखें। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझो,
जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का जो फोर्स है उसको आप पॉजिटिव लो, यानी डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड है और नीचे की साइड का फोर्स क्या है 4g, तो 4g को आप क्या लिखोगे पॉजिटिव, यानी ये वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना लोगे। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स, नेट फोर्स 4g माइनस टी नेट फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे करके आप लिख लोगे। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन बनाओगे। अब इन दो इक्वेशन से आप जब सॉल्व करते हो तो एक्सेलरेशन, ये मुझे आंसर में बताना है, कमेंट में बताना भी कि यही आता है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब आओ दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं एक बार। तो जैसे मान लो इस तरीके से आपका दो ब्लॉक हैं, तो ए एक बी और एक सी, और ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। एंड अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करते हो तो ए का एस्केलरेशन, बी का एस्केलरेशन और सी का एस्केलरेशन आपको बताना है, ए बी सी का मास भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले पहले हम एक एक व्यक्ति का फ्री डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, देखो अगर आप यहाँ पे देखो ना, अगर हम इस पे टेंशन कैलकुलेट करेंगे ऐसे आएगा, इस पे करें तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, तो क्यों ना हम इसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लें, क्योंकि स्ट्रिंग टॉट रहने वाली है, स्ट्रिंग हमारी कभी स्लैक नहीं होगी, ये मान के चलते हैं। तो ये अगर एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है कभी कभी। ठीक है, तो हमने इसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इसका मास था वन 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 किलोग्राम और इसका मास था 3 किलोग्राम। ठीक है, तो दोनों का मास अगर कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम। ठीक है, तो इधर की साइड जो ए और बी की साइड, इधर की साइड जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा 4g साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। समझ में आ रहा है, देखो ऐसे है ये, ऐसे है, और आपने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है 4 kg। ठीक है, और ये 60 डिग्री है। अब इधर की साइड अभी हमने सीखा है, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा 4g साइन 60 डिग्री, राइट, और इधर की साइड क्या होगा टेंशन। ठीक है, इधर की साइड क्या है टेंशन। अच्छा, फिर हम बढ़े आगे। अब यहाँ सी पे देखो, सी का मास कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, तो यार ऑब्वियसली 2g साइन 60 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री है, 30 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल हम लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये आप कैलकुलेट, ये आप समझ जाओगे इस तरीके से, क्योंकि देखो जिस वेज पे है, जिस वेज पे ऑब्जेक्ट है उस वेज का जो एंगल है वो लिया जाता है, ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम, ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, तो 2g साइन 30 डिग्री हो गया, ये टेंशन आ गया। ठीक है, अब हम इजीली फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, पहले हमने पहले फोर्सेस देख लिया, अभी देखो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फ्री बॉडी डायग्राम ना भी बना के, मैंने इसमें तुमको एक नई टेक्निक से सिखाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी तुम कर लोगे सवाल, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो नई टेक्निक से सिखाता हूँ, टेक्निक क्या है, हमने ना क्या करा कि जो यहाँ पर ये लगा है ना हमारा पुली, इससे हमने इसको सीधा कर लिया। ठीक है, इससे हमने इसको ऐसे करके सीधा कर लिया, ऐसे करके सीधा कर लिया। ठीक है, अब देखो सी को कौन पुल कर रहा है 2g साइन 30 डिग्री। ठीक है, और ए एंड इन दोनों को कौन पुल कर रहा है 4g साइन 60 डिग्री, राइट। तो नेट फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में है, देखो इधर की साइड 2g साइन 30 डिग्री, इधर 4g साइन 60 डिग्री है। तो देखो इधर की साइड ज्यादा पुल है, इधर की साइड ज्यादा पुल है, लेफ्ट की साइड ज्यादा पुल है। ठीक है, तो नेट फोर्स इधर की साइड क्या आ जाएगा 4g साइन 60 डिग्री माइनस 2g साइन 30 डिग्री, ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स है। और सबका कंबाइंड मास 6, मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया क्या हुआ, अरे फील लेके देखो यार, जैसे ये फोन है, ठीक है, मैं इधर की साइड पुल कर रहा हूँ और ए फोर्स इधर की साइड पुल कर रहा हूँ, तो इधर की साइड ये पुल होने लगेगा। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टिव फोर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, वो इसका टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन और नेट फोर्स, वही तो लिखा है। तो दिस इज एफ नेट। ये हमने एक सा ही कर दिया, ये हमने एक सा कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो सवाल। ठीक है, ये हमने एक सा कर दिया, जो ऊपर वाला सवाल था इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ पुली से इसको सीधा कर लो, पुली से अगर आपने इसको सीधा करा, आप ये चीज समझ के देखो, ये हमारा पुली है। ठीक है, ये आपने सीधा करा यहाँ से। अब देखो यहाँ पर पीछे कोई फोर्स था नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है 4g एक ही फोर्स लग रहा है इधर की साइड, टेंशन आपस में अंदर अंदर हो गए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप देखोगे इसका मास कितना है 2 kg। ठीक है, और इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है 4 kg, राइट 4 kg। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है 4g इसको पुल कर रहा है। ठीक है, और टोटल मास कितना है 6, एस्केलरेशन में डायरेक्टली निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये आप थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या निकाला था आंसर 4g/6, 4g/6 निकाला था, 4g/6। नेट पुलिंग फोर्स क्या थी 4g और टोटल मास 6। तो इस तरीके से तो कितना आ गया 20/3, 20/3, और यही एस्केलरेशन नहीं आया, ये देखो यही एस्केलरेशन नहीं आया 20/3, अगर हम इक्वेशन बना के करते हैं तो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों टेक्निक्स बता दी और आपको एक सवाल भी मैंने आपका इस पे ले लिया। अब बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रास पे थोड़ा सा। अब देखो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ, जब मूवेबल पुली वगैरह होता है ना, तो मूवेबल पुली में तुम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, तो मूवेबल पुली में क्या होता है कि देखो
एक तो ये आपका पुली है, ठीक है, ये आपका पुली है। तो ये क्या है, ये क्या है, जैसे जैसे आप इसको ऊपर खींचोगे तो ये पुली भी मूव करेगा ना, तो इसको हम लोग मूवेबल पुली बोलते हैं। और अगर ये सिंपल पुली है तो ये सिंपल पुली है। अब जैसे सवाल क्या होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बहुत सारे पुलीज लगे हुए हैं, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, मतलब इसको इसमें वेलोसिटी, मतलब अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इससे थोड़ा सा धागा इधर छोड़, इधर से धागा छूटा तो इधर से दो छूटा, इधर से तीन छूटा, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। रहते हो नहीं रहते हो बताओ। अब तो मैं टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पर हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक तो हर स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है, और फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कितना धागा छूटेगा वो सब। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो जब भी आप मूवेबल पुली से स्टार्ट करो ना, मूवेबल पुली आपको दिखे, मूवेबल पुली वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे नीचे जो फिक्स्ड पुली है, ठीक है, उसका टेंशन लिख लो। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर सबसे नीचे सबसे पुली कौन सा, ये वाला है ना, ये दोनों तो है, इन दोनों का टेंशन सेम ही रहेगा। एक एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज होगा। तो ये हो गया टी, ठीक है, दोनों में टेंशन हो गया टी, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मूवेबल पुली लगा है, ठीक है, देखो अब पुली जो है वो पुली में, पुली पे नेट फोर्स जीरो होता है, पुली पे नेट फोर्स जीरो होता है। तो इसके ऊपर ये टी और टी मिला के कितना हो गया, टू टी हो गया। अब ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टू टी आ जाएगा। मान लो मैं, अब मान लो इसके ऊपर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो टू टी एस, टू टी इधर है, टू टी इधर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर टी। क्लियर हुई चीज। तो इस तरीके से आप टेंशन निकाल सकते हो। और अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी, अब तुम देखो टेक्निक बताता हूं मैं तुम्हें, देखो मान लो जो टू वाला ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी v2 है, जो थ्री वाला ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी नीचे की साइड v3 है, और जो वन वाला ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी ऊपर की साइड v1 है, ठीक है। तो हम तुम्हें फॉर्मूला बताते हैं, सिग्मा टी डॉट एक्स डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा तुम्हें, इक्वल टू जीरो, सिग्मा डॉट टी डॉट वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू जीरो। समझ में आया नहीं होगा कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन ये समझ लो, जो टी डॉट ए वाला केस है ना, टी डॉट ए वाला, टी डॉट एक्सेलरेशन वाला केस है, ये अगर कोई एंगल हो बीच में तो फिर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अभी पहले इतना समझ लो, अभी इतना रट लो, अभी इतना रट लो, अभी देखो अब आगे समझाते हैं तुम्हें कैसे। देखो मान लो मैंने बोला सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल मतलब क्या है कि देखो हर ऑब्जेक्ट का टेंशन और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट लेके तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे, टू की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो वी टू इंटू टी, देखो टू पे क्या है, वी टू ऊपर की साइड लग रहा है और टी भी ऊपर की साइड है, तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, टी वी टू, राइट, टी वी टू, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो डिग्री। अब देखो थ्री वाले की बात करते हैं, तो वी थ्री नीचे की साइड है और टी ऊपर की साइड है, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो माइनस टी डॉट वी थ्री, माइनस टी डॉट वी थ्री, समझ आ रहा है। अब V1 पे चले गए, V1 पे चले गए, तो V1 पे क्या है, देखो V1 पे क्या है, V1 पे V1 ऊपर है, ठीक है, और ऊपर की साइड 2T लग रहा है, तो ये क्या हो गया, टू, ऑब्वियसली 0 डिग्री एंगल, तो प्लस 2T V1। सबका सिग्मा, सब सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट टेंशन और वेलोसिटी के लेके इक्वल टू जीरो कर दो। यहां से आपको V2 V3 V1 में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये मिल गई आपको इक्वेशन, बस खत्म, यही आपको निकालना होता है। कई बार सवाल आ चुका है। और वैसे तरीका क्या होता है इसका, कि आप यहां से सोचो कि मान लो इसको, ये टू को मैं नीचे मूव करूंगा अगर, ठीक है, तो थ्री थोड़ा सा ऊपर मूव होगा, ठीक है, उतने में ये जो है, अगर मान लो एक्स ये नीचे मूव कर रहा हूं मैं टू को, तो ये ऊपर वाला जो पुली है वो 2x मूव करेगा। तो अब मैं ऐसे करके दिमाग लगाता रहूं, लेकिन यार ये सिंपल टेक्निक हो गई, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट का टी डॉट वी तुमको इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो कर देना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करके आना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके आना। बाकी खत्म कर लेते वीडियो को, बाय, दिस इज संगल गौरी। बड़ी हो गई थोड़ी सी, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज संगल गौरी साइनिंग ऑफ।